नमस्कार सर। रक्षा मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के मीटिंग में उपस्थित थे चेयरमैन सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन, अन्य सभी अधिकारीगण, ऑर्डिनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के डीडीजी और सभी महासंघों के सम्मानित पदाधिकारीगण। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा कि हमारे रक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी साहब और बाकी अधिकारी बहुत ध्यान से हम सबको सुनते रहते हैं। हम सब बहुत सारी बातें करते हैं, बार बार ये कहते हैं कि कॉर्पोरेशन नहीं होना चाहिए, सस्टेन नहीं करेगा, और सब कुछ सुनने के बाद लगभग 2-3 घंटे सुनने के बाद आपकी तरफ से जब ये कहा जाता है इस मीटिंग में या सीएलसी के सामने कि ये तो सरकार का नीतिगत निर्णय है, तो मुझे एक हिंदी की कहावत याद आती है कि जिसमें कहा जाता है कि पंचों की बातें सर माथे पर, लेकिन परनाला नहीं गिरेगा। तो आप सुनते तो सब है, बहुत अच्छा लगता है। हम सब भी पिछले साल 16 मई से माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जब घोषणा की कि आयु निर्माणियों का निजीकरण किया जाएगा, उसकी लिस्टिंग की जाएगी। हाँ, लेकिन 100% की गवर्नमेंट के पास रहेगी। आपको ध्यान होगा तब से हम सब आंदोलित हैं, हम सब उसके तत्काल बाद हड़ताल पे जाने वाले थे, लेकिन किसी के रोकने से हम रुके नहीं। जब चाइना के साथ अपने संबंध खराब हुए, भारतीय सेना वहाँ चाइना बॉर्डर पे संघर्ष करती दिखी, हमने अपने आंदोलन को जहाँ था वहीं रोका और सारी जगहों को ये बताया, प्रेस को भी बताया कि हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जिम्मेदार कर्मचारी हैं। देश ऐसी स्थिति में है तो हम कॉर्पोरेशन के मुद्दे पे सरकार से लड़ने वाले नहीं हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं और हम इंतजार किए कि जब तक कि स्थिति सामान्य न हो जाए, और जब परिस्थिति सामान्य होती है तब हम ये निर्णय करते हैं कि हम सब स्ट्राइक पे जाने की तैयारी करें। और स्ट्राइक बैलेट लेने के बाद हम 4 अगस्त 2020 को हम आपको नोटिस देते हैं कि हम 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जाने वाले हैं। हमारे लिए उस समय एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये तो प्रमाणित करता है कि हम कितनी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। हम हड़ताल को अपना लक्ष्य नहीं बनाते हैं, हम हड़ताल को अपना टूल बनाते हैं, वो तब बनाते हैं जब बाकी सारे माध्यम हमारे काम नहीं करते हैं। हम तो संवाद से शुरू करते हैं और संघर्ष तक जाने की तैयारी करके आते हैं। सर, संवाद हम हमेशा कायम रखते हैं, करते रहते हैं, कोशिश करते हैं। और इसमें भी संवाद के लिए जब 12 अक्टूबर की स्ट्राइक की हमने बात की अनिश्चितकालीन, तो चीफ लेबर कमिश्नर सर ने कहा कि नहीं, हम कंसिलिएशन करेंगे। हम कंसिलिएशन में भी गए और जब उन्होंने कहा कि सेक्शन 33(1) में हम आपकी हड़ताल को सीज करते हैं, हमने उसको भी माना, उनकी बात भी हम रखते हैं। और हमको एक शिकायत रहती है, हमको ये दर्द रहता है कि आप ज़्यादा प्रभावशाली हैं, सरकार ज़्यादा प्रभावशाली है, वो चीफ लेबर कमिश्नर के आदेशों को, निर्देशों को नहीं माने और कर्मचारी जो उनकी छोटे तबके का होता है वो सारी बातों को मानने के लिए बाध्य है। आप कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, आप कंसल्टेंट्स को फैक्ट्रियों में विजिट कराते हैं, वो तमाम सारे काम करते हैं जो सीधे सीधे हमको लगता है कि सेक्शन 33(1) का वायलेशन हो रहा है, लेकिन हम अपनी बातें शिकायत के रूप में आप तक पहुंचाते नहीं। आपकी शिकायत आपसे ही करते हैं, जो विभागों को संबंधित विभाग हैं उनको बताते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता है। और फिर हमारी 11 जून 2021 को जो कंसिलिएशन होती है उसमें सीएलसी महोदय ने कहा कि हम आपकी शिकायतों के बारे में रक्षा मंत्रालय से पूछेंगे और अगली तारीख में हम निर्णय लेंगे। लेकिन जब मिनट्स आता है तो उसमें वो बताते हैं कि हम 15 जून को फिर से एक बार कंसिलिएशन करेंगे। हम अपनी आपत्ति दर्ज कराते हैं कि ये ठीक नहीं है। उसके बावजूद वो आपकी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग होने से ठीक 1 दिन पहले हमारे कंसिलिएशन को फेल कर देते हैं। फेलियर की रिपोर्ट लेबर मिनिस्ट्री को भेज देते हैं। तो लेबर मिनिस्ट्री को भेजने के बाद भी तो सर मामला तो गवर्नमेंट के पास है ही कि विवाद है, विवाद अनिस्तारित है। केवल इतना ही तो हुआ कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस मामले को सेटल नहीं कर सके। आपका लेबर मिनिस्ट्री का अनुभव है,
कायदे से तो इस मामले में आगे की कार्रवाई लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से की जानी चाहिए थी, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए था, या एडजुडिकेशन के लिए कोई बोर्ड बनाना चाहिए था, या नेशनल ट्रिब्यूनल को भेजा जाना चाहिए था। हम तो अपेक्षा कर रहे थे कि भारत सरकार इस मामले में जो कानून सम्मत कार्रवाइयां हैं वो करेगी, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 16 तारीख को सीधे कैबिनेट का जो निर्णय आता, वो निर्णय हमको पता भी नहीं है, तो मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कोई ऐसा निर्णय किया गया। आधिकारिक रूप से कोई सूचना महासंघों को नहीं दी गई, स्टेक होल्डर्स को नहीं दी गई, और आज तक नहीं दी गई है। ये सिर्फ हम लोग वार्ता कर रहे हैं। आज भी आपने कुछ हमको लिख करके नहीं दिया, आज आपने स्टेटमेंट जरूर दिया है कि सरकार ने ऐसा निर्णय किया, इसलिए ये 7 कंपनियों में विवादित हो रही। अब बात आती है सर कि इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के निजीकरण का जो फैसला होगा और उसको 7 हिस्सों में बांटा गया, तो इसको लेकर के हम सब बहुत चिंतित थे कि हम जिन बातों का विरोध कर रहे थे कि देखिए अगर ये कारपोरेशन बनेंगे तो कारपोरेशन चलेंगे नहीं, क्योंकि कारपोरेशन हल नहीं है सर। आपकी क्षमता, आपकी बुद्धिमत्ता के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। भारत सरकार की जो नीति नियामक लोग हैं उनमें प्रश्न चिन्ह ये नहीं लगाया जा सकता कि उनकी बुद्धिमत्ता कम है या उनकी क्षमता कम है। अगर इसलिए क्योंकि डिफेंस सेक्टर में पहले से 9 कारपोरेशन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 14,000 करोड़ से अगले 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए उत्पादन लक्ष्य हासिल करने की क्षमता बना सकते हैं कारपोरेशन में ले जाकर के। तो ये 9 कारपोरेशन की क्षमता को आपने पहले क्यों नहीं बढ़ा के दिखा दिया? ये कारपोरेशन है और ये डीपीएसयू जो है अपनी क्षमता अगले 5 साल में तिगुनी दुगनी कर सकते थे। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड रक्षा मंत्रालय के डीडीपी के सीधे अंडर में काम कर रहा हो, जहां पे उसके जीएम की अपॉइंटमेंट, कौन सा जीएम किस फैक्ट्री में होगा, ये निश्चित करने का अधिकार आपके पास है, डिफेंस मिनिस्टर के पास है। चेयरमैन हमारा कौन बनेगा, मेंबर कौन बनेगा, हमारा जॉइंट सेक्रेटरी हर मीटिंग में रहेंगे। इन एक बेहतरीन सिस्टम होने के बावजूद अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज नहीं काम कर सकी और वो काम कारपोरेशन में जाकर के ज्यादा स्वतंत्र होकर कर सकती, तो उदाहरण थे इसी मिनिस्ट्री के अंडर में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है, बीईएमएल, उसने ये परफॉर्मेंस क्यों नहीं दिखाई? और सब आपकी काबिलियत पे इसलिए भी शक नहीं कर सकते कि रक्षा मंत्री ने क्यों नहीं पूछा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कारपोरेशन में बदल करके आप 30,000 करोड़ तक ले जा सकते हैं, तो बीएमएल जो कारपोरेशन में ही है उसकी उत्पादन क्षमता आपने क्यों नहीं दुगनी तिगुनी कर दी? एचएएल की क्यों नहीं दुगनी तिगुनी कर दी? लेकिन कोई पूछ नहीं सकता। यही सबसे बड़ी काबिलियत है और यही हमारे सस्टेनेबिलिटी में सबसे बड़ी बाधा है। हम जो भी कहते हैं उसको कोई सही नहीं मानता, लेकिन साउथ ब्लॉक में जब बैठ करके जो बातें कही जाती है, नॉर्थ ब्लॉक में जो बातें कही जाती हैं, उसका महत्व होता है सर। अपने पास मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल है, उसके पास भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, जहां हम कारपोरेशन बन करके जाने वाले हैं, उनके पास कारपोरेशन है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है, इंडियन ड्रग फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, ये सारे, और इसके अलावा आरडीपीएल है, बीसीपीएल है, केईपीएल है। ये जो कारपोरेशंस हैं इनमें से केईपीएल को छोड़ करके बाकी सब घाटे में हैं। और 2016 में कैबिनेट ने 28 दिसंबर 2016 को डिसीजन किया कि इनको सबको बंद कर देंगे। अगर कारपोरेशन हल होते तो 5 साल में इन कारपोरेशन को सिक कंडीशन में आए थे, इन सब को रिवाइव कर चुके होते। क्यों नहीं कर दिया सर? इसलिए कि कारपोरेशन होना कोई हल नहीं है सर, कारपोरेशन को ठीक से चलाना हल। हमारी जो चिंताएं थी, चिंताएं हमारी वही थी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में रहते हुए अगर हमको काम नहीं मिल सकता था तो कारपोरेशन में जाकर के कोई चमत्कार होने की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये बातें हमको विचलित करती हैं। हम शुरू से कह रहे थे सर कि हम साथ रहेंगे, एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का जो भी भविष्य होगा, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का एक जैसा भविष्य होना चाहिए। सबसे पहला हमें जो धोखा मिलता है वो यहीं से मिलता है कि एक कारपोरेशन नहीं बनता, 7 कारपोरेशन बनते हैं, वहां पे एक फैक्ट्री अकेली, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री जो अकेली, फिर ऐसे ही छोटी छोटी फैक्ट्रियों 7 ग्रुप में आपने बांट दिया। और ये इन 7 का भविष्य कैसे रहेगा सुरक्षित?
किसी के लोड के बारे में पता नहीं, आर्मी अगली बार क्या ऑर्डर करेगी, कितना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट देगी, यही हमको पता नहीं। तो सर कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। कर्मचारी आज हमसे पूछ रहा है कि जब रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भविष्य सुरक्षित रहेगा, तो आप तो कह रहे हैं कि या किस आधार पे कह रहे हैं कि भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा? ऐसा लगता है कि हम जानबूझकर कि हमारा कोई बेनिफिट जुड़ा हुआ है इसको कारपोरेशन से रोकने में। हम खुद एम्प्लॉई हैं, अगले 8 साल 10 साल तक हमको नौकरी करनी है। जो कर्मचारी आज भर्ती है उसको 40 साल तक नौकरी करनी है। मतलब ट्रेड यूनियंस के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। उसके पीछे कारण है, हम उनसे सहमत इसलिए नहीं हो पा रहे सर कि जो बुनियादी प्रश्न है, रक्षा मंत्री जी एक स्टेटमेंट और आपने भी शुरुआत में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि एम्प्लॉइज इंटरेस्ट विल बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट होगा? 2 ही साल तक वो डेपुटेशन पर रहेगा। सबसे पहले प्रोटेक्शन तो तब होता है एम्प्लॉइज का कि ये उद्योग चलता रहता। उद्योग तब चलता वो चाहे ओएफपी का हो या कारपोरेशन में, उसको लोड मिलता। अगले 20 साल 30 साल 40 साल तक जहां आज के कर्मचारी हैं जब तक नौकरी में रहते तब तक के लिए उनको लोड होता। लोड का पता नहीं सर। दूसरा ये कि कर्मचारियों के बारे में रक्षा मंत्री को बताना चाहिए कि 2 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं। तुम जब भर्ती हुए जब तक तुम रिटायर रहोगे तब तक तुमको सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। तुम्हारी पेंशन को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो भी पेंशन भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलेगी। इस तरह की कोई बात तो आई नहीं, तो हम कैसे मान लें कि सब कुछ ठीक है? हम लोग के बाकी जो दूसरे इश्यूज थे उनके बारे में रक्षा मंत्री चुप रहे। अब सबको लगता है कि ये नेता लोग गुमराह कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। और जो हमने डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल का जो उदाहरण दिया सर, उसका कैबिनेट नोट भी मैंने पढ़ा। जो चीजें उनके साथ हुई हैं यही चीजें हमारे साथ होने वाली हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आउटडेटेड प्लांट एंड मशीनरी एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी फॉर बल्क ड्रग्स। फिर लिखा है एक्सेस मैन पावर, हाई वेजेस, सैलरी बिल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज टाउनशिप, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन ऑल लोकेशंस ऑफ आईडीपीएल। हमारे साथ ये सब टाउनशिप है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, हमारी वेजेस जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होने के कारण एक पे कमीशन के द्वारा निर्धारित है। ये शिफ्ट इन गवर्नमेंट पॉलिसी रिजल्टिंग इन शिफ्टिंग ऑफ कैनलाइजेशन एजेंसी फ्रॉम आईडीपीएल टू स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, ये सारी चीजें हमारे साथ होने वाली है सर। और हम इसलिए सिर्फ कल्पनाओं के आधार पर हमारा विरोध नहीं है सर। ये जो हकीकत है, जो अभी दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ हुआ है, उस आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे साथ होगा। जब हम कारपोरेशन बनेंगे तो आने वाले कुछ समय के बाद हमको यही सब बातें कही जाएंगी कि देखो आपके पास वर्कलोड नहीं है, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी है, ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी पे चल रहे, कन्वेंशनल वेपन्स आप बना रहे हैं, नई चीजें बना नहीं पाए, दुनिया बहुत आगे निकल रही है, आपकी वेजेस ज्यादा है। ये सब बातें हैं सर जिसपे हमको चिंता है। और तब हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा। आप भी नहीं मिलेंगे कि हम जाकर के कहें कि नहीं आपने कोई कमिटमेंट किया था। इसलिए हम लोग का मानना है सर कि जैसा अभी साधु सिंह जी ने कहा कि अभी इस विचार को अगले 5 साल तक के लिए स्थगित किया जाए, 5 साल में हमको एक मौका दिया जाए। हम बार बार कह रहे हैं सर कि जो हमने प्रपोजल दिए थे, फिर आपके कहने से 5 जनवरी की मीटिंग में आपने हमको बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये चीज़ें ठीक नहीं है। हम मानते हैं ठीक नहीं होगी, क्योंकि आप एक ऊंची जगह पे देख हैं तो आपका विजन ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा ठीक से पता होगा कि हाँ क्या चीज़ें गड़बड़ कर रहे हैं। हम उन चीज़ों को ठीक करना चाहते थे, हम लोग ने रोबस्ट प्रपोजल दिया, लेकिन उसके ऊपर मुझे मालूम नहीं कि उसमें क्या क्या कमियाँ आई। बेहतर होता कि जैसे हम लोगों ने अक्टूबर में जो प्रपोजल दिया था, जिस तरह से आपने उसकी समीक्षा की एक एक पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही रोबस्ट प्रपोजल के ऊपर समीक्षा की होती। हमको एक अवसर देते हैं, हम लोग को लगता है कि हाँ हम परीक्षा में शामिल हुए और फेल या पास हुए। आपने हमको परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया, बिना शामिल हुए हमको फेल डिक्लेयर कर दिया। और आपका खुद का कमिटमेंट था कि ईजीएम के साथ में मीटिंग कराएंगे। हम लोग को अच्छा लगता सर कि जो बातें आप कह रहे हैं, हो सकता है यही बातें और अच्छे ढंग से या और खराब ढंग से ईजीएम भी कह देते या रक्षा मंत्री जी कह देते। लेकिन बहुत चिंता की बात है कि हम सब ये 80,000 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं और उनको गंभीरता से आपने नहीं लिया सर। ये एक आगे आने वाले भविष्य की बात है कि कैसे ये चलेगा। हम सब बहुत उम्मीद कर रहे थे कि एक बेहतरीन प्रपोजल हम लोगों ने दिया है, उन प्रपोजल्स को लेकर के आप विचार करेंगे और ईजीएम को कन्विंस करेंगे कि नहीं एक इनको मौका दिया जाए
ये मौका मिलेगा, और ये अगर नहीं सफल होते हैं तो फिर इनको जो है हम कारपोरेशन में करेंगे या कुछ और करेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कही थी सर, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी चीज़ों को ठीक ढंग से नहीं लिया गया। और देखिए सर कि हम लोग को इसकी ज़रूरत नहीं थी कि आप एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज ऑर्डिनेंस इशू कराते। हम सब अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हैं, ऐसे किसी काले कानून की ज़रूरत नहीं थी जो इतिहास में एक बहुत बुरा अध्याय के रूप में देखा जाए कि हमारी हड़ताल को रोकने के लिए। मैंने पढ़ा था कहीं कि जो कायर होता है वो बहुत निर्मम होता है। अभी सरकार ने जो इस अध्यादेश को ला करके निर्ममता दिखाई, उस कोटेशन से मैं जोड़ता हूं तो ऐसा लगता है कि ये सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार कायर है इसलिए निर्मम है। इस सरकार के बारे में ये परसेप्शन नहीं है कि कायर सरकार, ये सरकार तो बहुत मजबूत सरकार है, फिर ये सरकार ऐसा निर्मम कानून लेकर के क्यों आती है? तो एकदम पैराडॉक्सियल है ये सर, इसको वापस करने की जरूरत है। सरकार कमजोर नहीं, सरकार हमसे बात करेगी, आप जैसे अधिकारी हैं जो हमको समझाएंगे, हमको समझ में आएगा तो हम अपने आप को अमेंड करते हैं और आपके साथ कदमों से कदम मिला के हम लोग चलने के तैयार हैं। और हमने पहले भी कहा कि हड़ताल हमारा लक्ष्य नहीं है, हड़ताल हमारा टूल है, एक आखिरी अस्त्र है जिसमें हम मजबूर करते हैं कि आप हमसे बात करें, और आप हमसे पहले से ही बात कर रहे हैं। तो जब जब आप बात करते हैं हड़ताल पे नहीं जाते हैं। इस बार भी अगर आप बात कर रहे होते, हमारी समस्याओं को धीरे धीरे करके भी सॉल्व कर रहे होते, तो हड़ताल पे हमें जाने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ये हम लोग की मजबूरी है कि हम सब को अपना आक्रोश दिखाना है, हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है उसमें हम अपनी चिंताओं को आप तक पहुंचाएं, चाहे वो स्ट्राइक नोटिस के माध्यम से या स्ट्राइक पे जाने के माध्यम से। मैं चाहता हूं कि आप हम सब की आक्रोश, हमारी पीड़ाएं माननीय रक्षा मंत्री तक पहुंचाएं और उनको कहें कि एक चांस इनको दिया जाए, और अगर फिर उसमें फेल होते हैं तो इनके साथ जो आप न्याय करना चाहें न्याय करें। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर, आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।